नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति नामक जो बुक है कक्षा 10 की, उसकी फर्स्ट क्लास कल हो चुकी थी। उसमें हमने राजस्थान के प्राचीन नामों की चर्चा की थी। साथ में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों की चर्चा हम कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। पहला है प्राक युग, दूसरा है आग्य युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्राक युग उस इतिहास के उस युग को कहा जाता है जिसमें लिखित जानकारी हमें कोई उपलब्ध नहीं हुई है आज तक। तो उस काल को, उस युग को प्राक युग कहा जाता है। अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। मानव को लेखन नहीं आता था, वह इस कला से अपरिचित था। आग्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। आग्य युग वह युग माना जाता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसकी लिपि का आज तक कोई अता पता नहीं है। जो लिपि है उसको पढ़ नहीं पाते हैं। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। तो पहला है प्राक युग। यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का। आग्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। और ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईसा पूर्व से और वर्तमान तक जारी है। जो ऐतिहासिक युग है वो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। प्रागैतिहासिक राजस्थान। प्राक युग में राजस्थान में कौन कौन से साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल प्रचुरता के कारण यहाँ अपने पास उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है। आज का परिप्रेक्ष्य देखें तो आज राजस्थान का जो एक बड़ा भाग है वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है। किंतु विद्वानों का मानना है या मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था। सरस्वती व द्रस्वती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यानी ये जो क्षेत्र था ये मानव जीवन के लिए सबसे उपयुक्त था। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के
प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। जिस काल में मानव का उद्भव हुआ उस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से भी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, यानी मानव सभ्यता के उद्भव इस काल को पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को भी फिर से हमने 3 भागों में वर्गीकृत कर लिया है। पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल की बात करें तो हमें राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि राजस्थान में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई या उद्भव कैसे हुआ, इसकी निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व, ये ध्यान रखना है आपको, 2 या 1.5 लाख पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। यानी ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि राजस्थान में जो मानवीय संस्कृति थी उसका उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व रहा होगा। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार हैंड एक्स खोज निकाली थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है यहाँ से कि 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ के पत्थर से बनी पाषाणकालीन हस्त कुठार, जिसे हम हैंड एक्स कहते हैं, खोज निकाली थी। यानी हैंड एक्स की खोज की थी। कुछ समय पश्चात सैटनकार ने झालवाड़ा से, ये भी ध्यान रखना है कि कुछ समय पश्चात जो सैटनकार थे उन्होंने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, ये भी ध्यान रखना है, डेक्कन कॉलेज के जो वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, ये ध्यान रखना है, अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये नदियों के नाम आपको ध्यान रखना है, चंबल, बनास व उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारों पर पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का जो श्रेय जाता है वह जाता है बी. ऑल्चिन को। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। मध्य पाषाणकालीन जो
स्थितियां हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में उनका किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी में जो राजस्थान की चर्चा कर लेते हैं, और राजस्थान में दूसरी कड़ी में नेक्स्ट PDF ले लेते हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे कि मध्य पाषाणकालीन राजस्थान में कौन कौन से उपकरण देखने को मिलते हैं। कि प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियां चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विजयनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जैस्पर, एगेट, चार्ज, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, अल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं। इन पाषाण पत्थर हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैस्पर, एगेट, चार्ट, कॉर्लियंस, क्वार्टजाइट व एल्सेडोनी ये पत्थरों के नाम हैं। इन पत्थरों से निर्मित उपकरण मिले हैं, तो इन पत्थरों के नाम आपको विशेष ध्यान रखने हैं, जिसमें ब्लेड, इगेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्केपर्स, पॉइंटर्स आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथिक्स यानी लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। आगे चर्चा कर लेते हैं उत्तर या नव पाषाण काल की। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर या नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ व जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष उल्लेखनीय हैं। आपको विशेष रूप से ये बातें ध्यान रखनी है कि जो नव पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं वो अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थान के जो उपकरण हैं वो विशेष उल्लेखनीय है, उनको आपको याद रखना है। राजस्थान के धातुकाल। राजस्थान के धातुकाल की चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में धातुकाल किस प्रकार का रहा है और किस किस प्रकार के धातु के उपकरण यहाँ प्राप्त होते रहे हैं। ताम्र पाषाण, ताम्र एवं कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में से जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनकी चर्चा यहाँ की जा रही है, जिसमें से गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलूंड राजसमंद, आहाड़ व जहाड़ोल उदयपुर में स्थित हैं, पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, साबणिया व पुंगल बीकानेर में, नंदलालपुरा, केड़ाड़ो व चिथवाड़ी जयपुर में, एलाना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है ये फेमस नहीं है लेकिन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। महाल भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लोहकाल की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में लोहकाल किस प्रकार से रहा है।
उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लौह काल। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी, यानी मानव इतिहास को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाली घटना थी। इसमें कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया है। राजस्थान में नौहो भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, इसमें लोग जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोधपुरा जोधपुर में होगा, लेकिन जोधपुरा जयपुर में है। सुनारी झुंझुनू में, रेड टोंक आदि स्थानों से लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार व उपकरण मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? नौहो भरतपुर से, जोधपुरा जयपुर से, सुनारी झुंझुनू से और रेड टोंक से लौह संस्कृति के समय के हथियार व उपकरण मिले हैं। लोहे से प्राप्त जो अवशेष हैं वो नौहो भरतपुर से हमें जो अवशेष मिलते हैं भारत में, लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जो नौहो से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में मिलते हैं वो लौह युग के आरंभ होने की सीमा निर्धारित करते हैं। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि राजस्थान में लौह गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो जोधपुरा और सुनारी से प्राप्त हुई। जोधपुरा जयपुर में है और सुनारी झुंझुनू में है। और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है, रेड टोंक को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता था। ये आपको विशेष नोटेड करके याद करना है कि राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है। तो रेड जो सभ्यता थी जो कि टोंक में स्थित है, उस स्थान को राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति पेंट ग्रे वॉर्स PGW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नौहो भरतपुर आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो जाता है। यानी 600 ईस्वी के बाद का जो युग है वो ऐतिहासिक युग के नाम से जाना जाता है, और 600 ईसा पूर्व से आज वर्तमान तक का जो युग है वो ऐतिहासिक युग की श्रेणी में आता है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आपको क्लासें अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।